सचेतनता हमारे शरीर के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस कार्य के अनुसार बदलती रहती है जो हम कर रहे होते हैं। जब मैं अपनी नाक खुजला रहा होता हूं, तो मेरी जागरूकता मेरी उंगलियों और नाक के उस स्थान तक फैल जाती है जिसे मैं खुजला रहा हूं। जब मैं अपने व्यंजन में नमक और मिर्च डालने के लिए कंटेनरों की ओर हाथ बढ़ाता हूं, तो मेरी सचेतना उन वस्तुओं तक फैलती है। जब मैं अपने कपड़े पर बटन सिलता हूं, तो मेरी ध्यान मेरी उंगलियों पर केंद्रित हो जाता है जो कपड़े और सुई को छू रही होती हैं। जब मैं आसमान में चांद को देखता हूं, मेरी सचेतना स्वयं चांद तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि मैं, यानी हमारी सचेतना शरीर के भीतर न कि केवल एक जगह स्थिर नहीं रहती, बल्कि शरीर के बाहर भी जा सकती है। सचेतना कहां जाती है, यह पूरी तरह हमारे द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है, तो उसकी सचेतना साइकिल के साथ सड़क की सीधी रेखा के साथ चलती है। लेकिन जब कार चलाते हैं, तो उनकी जागरूकता पूरी कार की चौड़ाई में फैल जाती है, समानांतर रेखाओं की निगरानी करती है। मोड़ लेते समय चेतना इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह कार की लंबाई को भी कवर कर ले, ताकि कोई भी बगल या पीछे का हिस्सा किसी वस्तु या मनुष्य से टकराए नहीं। जैसे ही कार सीधी होती है, जागरूकता ड्राइविंग के दौरान कार की चौड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लौट आती है। ब्रेक लगाते समय चेतना फिर से पैरों की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अंत में गंतव्य तक पहुंचने और कार से बाहर निकलने पर चेतना अब वाहन के किसी भी हिस्से पर टिकती नहीं है। यह दर्शाता है कि चेतना किसी भी स्थान पर जा सकती है ताकि चल रही कार्य को समर्थन दे सके, और जब कार्य पूरा हो जाए तो वापस लौट आती है। इस यात्रा की दूरी या अवधि चेतना के महत्व का माप नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य और आवश्यकता ही मायने रखती है। बटन सिलते समय केवल उंगलियों तक सीमित चेतना उस चेतना से कम महत्वपूर्ण नहीं है जो चंद्रमा तक पहुंचती है। यदि चेतना की यात्रा की सीमा महत्वपूर्ण नहीं है, तो वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि चेतना कहां लौटती है। यह चेतना के स्तर को दर्शाता है। कोई व्यक्ति कहीं भी यात्रा कर सकता है, लेकिन वे जहां लौटते हैं वह उनके वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। यह एक गुफा, एक पेड़, एक झोपड़ी, एक पुआल का घर, एक इमारत, एक बंगला या एक महल हो सकता है। यह लौटने का बिंदु उनकी स्थिति को परिभाषित करता है, न कि वे जिन जगहों पर कार्य करने गए। तो स्थिति या चेतना का स्तर क्या निर्धारित करता है? यदि किसी व्यक्ति की चेतना उनके शरीर में लौटती है और वहीं रहती है, तो वे एक शारीरिक सचेत व्यक्ति है, यानी फिजिकल बॉडी कॉन्शियस। चेतना के स्तरों को समझने के लिए हम इस उदाहरण का उपयोग करते हैं, हालांकि ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। दूसरी श्रेणी मानसिक सचेत व्यक्ति की है, यानी मेंटल कॉन्शियस, जिसकी जागरूकता मन में रहती है, बाहर जाती है और फिर मन में लौट आती है। अधिकांश लोग इस श्रेणी में आते हैं। इन दोनों की तुलना करें तो एक शारीरिक सचेत व्यक्ति केवल अपने शरीर का उपयोग करता है और बाहर का कार्य पूरा होने के बाद वापस शरीर में लौट आता है, जबकि एक मानसिक सचेत व्यक्ति मन और शरीर दोनों का उपयोग कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मानसिक सचेत व्यक्ति पहले वाले शारीरिक सचेत व्यक्ति से बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि वह घटनाओं को समझ सकता है, महत्वपूर्ण जानकारी को स्मृति में संग्रहित कर सकता है और योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित कर सकता है। तीसरी श्रेणी है जो मानसिक संवेदनशील व्यक्ति से श्रेष्ठ है, आत्म संवेदनशील व्यक्ति, सोल कॉन्शियस पर्सन। यह व्यक्ति आत्मा में निवास करता है और मन और शरीर दोनों का उपयोग करता है, जिसे आत्मा ज्ञानी कहा जाता है। शरीर संवेदनशील लोग मन से अनजान हो सकते हैं और मानसिक संवेदनशील लोग आत्मा से अनजान हो सकते हैं। आत्मा को जानना ही ज्ञान प्राप्ति कहलाता है। आत्मा ज्ञान पहली श्रेणी की तरह तीसरी भी दुर्लभ है, पर विलुप्त नहीं है। दुनिया में आत्मा ज्ञानी लोग मौजूद हैं। इस प्रकार मानव को 3 स्तरों की चेतना में वर्गीकृत किया जा सकता है: शारीरिक संवेदनशील, मानसिक संवेदनशील और आत्मा संवेदनशील। 1. Physical body conscious persons. 2. Mental conscious persons और soul conscious persons. स्पष्ट रूप से आत्मा
संवेदनशील लोग शारीरिक और मानसिक संवेदनशील लोगों की तुलना में दुनिया में बेहतर काम कर सकते हैं, यानी उत्तम जीवन जी सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम आत्मा ज्ञानी एक ज्ञानशील व्यक्ति बनने का प्रयास करें? नमस्ते।